हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज अपन मोटिवेशन के साथ करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भले ही कम हो, 3 से 4 क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ आइए आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करें। कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर सीधे तीर की तरह वार करे। इसी के साथ आइए आज फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मंजीरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। मंजीरा जीव वन्य अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा है, बड़ा फेमस स्थान है। और ये किस राज्य में स्थित है? मंजीरा वन्य जीव अभयारण्य तो ये है तेलंगाना के अंदर। किस राज्य के अंदर है? तेलंगाना के अंदर है। और हाल ही के अंदर ये चर्चा के अंदर क्यों है? क्योंकि ये तेलंगाना की प्रथम रामसर साइट घोषित हुआ है। रामसर आर्द्र भूमि घोषित की गई। तो रामसर आर्द्र भूमि घोषित करने के कारण ये हाल ही के अंदर जो मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य है ये फेमस हुआ है। इस बात का ध्यान रहे। और ये किस राज्य के अंदर है? ये तेलंगाना के अंदर है। तो आइए थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। ये भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 29वां। लेकिन वर्तमान में राज्य कितने हैं? इस बात का ध्यान रहे, वर्तमान में राज्य है 28। क्योंकि पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू कश्मीर का विघटन करने के बाद वो केंद्र शासित प्रदेश बना दी गई। इसी बात का ध्यान रहे। और वर्तमान के अंदर कितने राज्य हैं? 28 हैं। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो केंद्र सरकार ने 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया था। इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रहे। और उसके बाद देखो आगे, तो रामसर आर्द्र भूमि स्थल क्या होता है? तो रामसर आर्द्र भूमि स्थल क्या होता है? इनको कब अपनाया गया? क्या इनका उद्देश्य है? और इनकी स्थापना कब की गई? तो रामसर आर्द्र भूमि स्थल है जिनकी स्थापना 1971 के अंदर की गई। कब की गई? 1971 के अंदर। और वह क्षेत्र जो वन एवं वन्य जीवों से भरा हो, एक तो वन से भरा हो और वहां से बड़ी संख्या के अंदर नदियां निकलती हो, हजारों की संख्या के अंदर वन्य जीव हो, उनका संरक्षण प्रदान करना। क्या प्रदान करना? संरक्षण प्रदान करना में इनका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि वनों से वन्य जीव हो, बड़ी संख्या के अंदर नदियां हो, जहां से वन्य जीव रहते हैं, आर्द्र भूमि स्थल है, उस जगह का संरक्षण प्रदान करना। ये रामसर नाम कैसे पड़ा? ये रामसर नाम है जो ईरान का एक शहर है, एक सिटी है। ईरान में क्या है? एक शहर, इसी नाम पर है जो रामसर पड़ा है। उसके बाद देखो आगे, भारत के लिए ये रामसर क्यों महत्वपूर्ण है? अब तक कितनी जगह पर भारत में रामसर स्थल है, इस बात का ध्यान रहे। तो भारत का जो प्रथम भारत की रामसर साइट, रामसर स्थल कौन सी है प्रथम? तो प्रथम है चिल्का। चिल्का झील है ना, चिल्का झील जो रामसर साइट है भारत की प्रथम। और ये किस राज्य के अंदर है?
ये उड़ीसा के अंदर है भारत की, और ये खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की और झील है, और ये भारत की प्रथम रामसर साइट है। इस बात का भी ध्यान रहे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि रामसर साइट, भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी है, भारत की द्वितीय रामसर साइट कौन सी है? तो द्वितीय रामसर साइट है वो है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, वो राजस्थान की दूसरी साइड है, और ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान के अंदर। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। इस बात का ध्यान रहे। और उसके बाद मैं रामसर साइट के बारे में बहुत सारी चीजें और बताऊंगा, अगर आपने नहीं उतारा है एक बार जरूर उतार लीजिए। उसके बाद देखो, भारत की सबसे या भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, तो भारत का जो सबसे छोटा रामसर स्थल है वह है रेणुका वेटलैंड। और रेणुका वेटलैंड एक स्थान है जो बहुत ही टूरिस्ट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर स्थान है। और ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जगह है जहाँ पर बहुत ही सुंदर जगह है। और भारत की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? रामसर स्थल है। इस बात का ध्यान रहे, बड़ा है सुंदरवन। और सुंदरवन कहाँ पर है? और ये सुंदरवन है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है वो कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे छोटा स्थल कौन सा है। तो इस बात का ध्यान रहे, सबसे छोटा स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और रामसर साइट जो आर्द्र भूमि स्थल है वो भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो सुंदरवन है। और सुंदरवन कहाँ पर है? कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। और उसके बाद भारत में वर्तमान में अब तक कितने रामसर साइट है? भारत में अब तक घोषित रामसर आर्द्र भूमि, तो रामसर आर्द्र भूमि कितनी है? 82, जो 83 आर्द्र भूमि स्थल है जो भारत में आज तक घोषित किए गए हैं। ये इनका संरक्षण प्रदान करते हैं कि इन जो क्षेत्र है इनका किसी भी प्रकार से ना तो जनता के द्वारा और ना ही सरकार के द्वारा इनको हानि पहुंचाई जा सकती, और इनका जो संरक्षण करने का उद्देश्य है वह रामसर आर्द्र भूमि स्थल के द्वारा इनका संरक्षण प्रदान किया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रामसर स्थल का। इस बात का ध्यान रहे क्योंकि इन्हीं के साथ क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है कि भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, भारत की सबसे छोटी साइट कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। होयसला मंदिर, होयसला मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा है, वह किस राज्य में स्थित है? तो होयसला मंदिर है जो बहुत ही फेमस मंदिरों में से एक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
रामसर स्थल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके हैं उनको भी साथ में लेकर चलते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे, हमारा एग्जाम सिर्फ हमें नल्लू लगे कि ये तो बस क्लियर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए होयसला मंदिर है जो भारत के अंदर कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। किस राज्य के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है। क्यों फेमस है, क्योंकि यह मंदिर भारत का जो है ना 42वां यूनेस्को द्वारा घोषित स्थल है। यूनेस्को जो हमारा सांस्कृतिक जो धार्मिक स्थल है, जो यूनेस्को द्वारा 42वां धरोहर स्थल है। इस बात का भी ध्यान रहे, इसीलिए होयसला मंदिर है, जो होयसला मंदिर बहुत ही फेमस है। फेमस होने का कारण क्या है, क्योंकि जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने जो भारत का जो 42वां धरोहर स्थल घोषित किया है वो है होयसला मंदिर, और वो किस राज्य के अंदर है, वो कर्नाटक के अंदर है। इस बात का ध्यान रहे। और यूनेस्को के द्वारा पहली बात तो यूनेस्को है क्या, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एजुकेशनल साइंटिफिशियल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनेस्को की जो हमारी जो सांस्कृतिक है, वैज्ञानिक है और जो हमारी धरोहर है उनका संरक्षण प्रदान करना ही विशेष तौर से यूनेस्को का काम होता है। तो यूनेस्को का जो कभी बहुत सारे एग्जाम के अंदर है ना, आपसे यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी फुल फॉर्म है। इस बात का भी ध्यान रहे। इसी के साथ देखो क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, जो हमारी शैक्षणिक भी हो कि हमारी शिक्षा के प्रति भी लोग इससे जुड़े हुए हो, लेकिन साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक भी हो एंड हमारी कल्चरल भी हो, और ये एक संगठन है जो इनका संरक्षण करता है। इसीलिए जो हमारी धरोहर का संरक्षण है भारत में अब तक, भारत में है ना, भारत में यूनेस्को के प्रथम स्थल कि भारत में है ना, यूनेस्को ने जो हमारी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, उनमें से यूनेस्को ने कब प्रथम स्थल घोषित किया, इस बात का भी ध्यान रहे। और कौन कौन से एक साथ स्थल घोषित किया, इस बात का भी आपको होना चाहिए। तो उन्होंने यूनेस्को ने सबसे पहले घोषित किया वो कीर्ति स्थल अजंता गुफा, जो अजंता की गुफाएं हैं इन्होंने सबसे पहले घोषित किया। उसके बाद दूसरा नंबर है आगरा के किले को भी उन्होंने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। और उसके बाद जो ताजमहल है, ताजमहल को भी इन्होंने विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षण प्रदान किया। और उसके बाद है एलोरा गुफा, एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा को भी इन्होंने इनका संरक्षण प्रदान किया। लेकिन इन सभी स्थलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। इसी बात का ध्यान रहे कि इन सभी स्थलों को 1983 के अंदर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन जो अजंता है, अजंता की गुफाएं है कहाँ, तो अजंता की गुफा है औरंगाबाद। ये औरंगाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। और उसके बाद आगरा कहां है, आगरा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ताजमहल कहां है,
ताजमहल भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और एरोला, जो एरोला है ना, एलोरा, एलोरा कहाँ पर है? एलोरा है महाराष्ट्र के अंदर। इस बात का भी ध्यान रहे। और ये यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की प्रथम साइटों में से एक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में किस राज्य से प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारा देश आजाद होने के करीबन करीबन 75 वर्ष बाद कि एक ऐसा राज्य है जहां से आज से पहले उस राज्य से कोई भी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नहीं पहुंचा था। ये हमारी बड़ी विडंबना थी उस राज्य के प्रति। लेकिन आज उस राज्य से हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक न्यायाधीश पहुंचा है। और ये खुशी की बात है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां का व्यक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जज बना है, और वो राज्य है मणिपुर। कौन सा राज्य है? मणिपुर है। और मणिपुर हाल ही के अंदर चर्चा में रहा। इस बात को भी ध्यान रहे क्योंकि वहां पर दो समुदाय हैं, एक तो मैतेई समुदाय और एक कुकी समुदाय के मध्य बहुत बड़ा संघर्ष का कारण भी है और संघर्ष चल भी रहा है। इस बात का ध्यान रहे। और उस जस्टिस का क्या नाम है? जस्टिस का मतलब है न्यायाधीश, और न्यायाधीश का नाम है कोस्टिवर कोस्टेश्वर सिंह। क्या नाम है? कोस्टेश्वर सिंह है, जिनको सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश घोषित किया गया है। इस बात का भी ध्यान रहे। उसके बाद मैं सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन करूंगा। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं उतारा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जरूर उतारेगा। उसके बाद हम वर्णन करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का। किसका वर्णन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का। और सबसे बड़ी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? क्योंकि जो जिस समय भारत का संविधान बना था उस समय हमारे देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। लेकिन जब संविधान बनने के बाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो सबसे बड़ा संविधान का जो संरक्षक है, जिनको संरक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है, संविधान का रक्षक कहा जाता है, उनको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। किसको कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो सर्वोच्च न्यायालय तक कदम उठा सकता है। इस बात का ध्यान रहे। इसलिए इनकी स्थापना है जो 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई थी? स्थापना। और उसके बाद देखो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई और स्थापना के समय न्यायाधीश कितने थे और धीरे धीरे उनकी बढ़ोतरी कैसे हुई, कब हुई, और इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे हीरालाल जय कानिया। हीरालाल जय कानिया जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रथम मुख्य न्यायाधीश। इस बात का ध्यान रहे। और वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? इस बात का ध्यान रहे। वर्तमान में धनंजय और वाई चंद्रचूड़। धनंजय वाई चंद्रचूड़ है जो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
धनंजय वाई चंद्रचूड़ और वर्तमान मुख्य जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। उसके बाद मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब किसी के बारे में पढ़ो तो उनका इतना एनालिसिस होना चाहिए कि उनके बाहर कोई भी क्वेश्चन पुट अप ना हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से ना आए। सर्वोच्च न्यायालय और स्थापना के समय मुख्य न्यायाधीश, स्थापना के समय न्यायाधीश कि स्थापना के समय उस समय कितने न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के समय। तो देखो सबसे पहले 1950 की बात करते हैं तो इनमें न्यायाधीश थे 7 + 1, टोटल कितने न्यायाधीश थे 8। कब 1950 के अंदर। और उसके बाद देखो 1956 का समय आता है, 56 का समय आता है, उस समय न्यायाधीश थे 9 + 1, तो कितने हुए 10। और उसके बाद देखो उसके बाद 1960 का समय आता है, और 1960 के अंदर है जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो थी 12 + 1, तो कितने न्यायाधीश टोटल 1960 के अंदर 13। और उसके बाद देखो 1977 का समय आता है, 1977 के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, वह थी 16 + 1, तो 17। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो 1986 का समय आता है, और 1986 के अंदर इनकी संख्या कितनी थी, तो वो संख्या थी 24 + 1 25। और उसके बाद समय आता है 2009 का, और 2009 के अंदर संख्या कितनी थी 30 + 1 31। और उसके बाद 2019 का समय आता है, और वहां पर संख्या कितनी है 33 + 1। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश समेत संख्या कितनी है 34 है। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि 1950 के समय कितनी थी 7 + 1, 1956 के समय कितनी थी 9 + 1, 1960 के अंदर कितनी थी 12 + 1, 1977 के अंदर कितनी थी 16 + 1, और 1986 के अंदर कितनी थी 24 + 1, 2009 के अंदर कितनी थी 30 + 1, और 2019 के अंदर कितनी थी तो 33 + 1। और वर्तमान में भी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है 34 है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।